स्वागत है आपका तर्क आई स्पीसीज चैनल में। मेरा नाम आशीष और आज हम बात करेंगे बजट की एक डीप एनालिसिस के बारे में। अब आपको बजट क्यों पढ़ना चाहिए? तो जैसे कि यूट्यूब पे वैसे भी बहुत सारे वीडियो पड़े हैं और मैं क्यों होता पढ़ाने वाला, तो मैं जैसे कि बता चुका हूं अपने पिछले ही वीडियो में, मेरा इकोनॉमिक ऑप्शनल भी रहा है। मैंने इकोनॉमिक में 300 प्लस भी किया है और मुझे इकोनॉमिक्स के काफी अच्छे से नॉलेज भी है और प्री मेरा यूजुअली आराम से निकल भी जाता है। तो बजट मोस्टली या प्रोबेबली सबसे ज्यादा प्री में ही काम आता है। कैसे काम आता है? फॉर एग्जाम्पल के लिए कि ये पूछ लिया जाता है कि कैसे 5 साल में एफडी मतलब फिस्कल डेफिसिट जो है कंटिन्यूसली डिक्रीज होते हुए आया। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? मतलब एक स्टेटमेंट दे देगा, फिर आपको ये पता रहेगा तो ठीक है, वरना तो फिर आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। सेम चीज है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में पूछ लेगा, क्या इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कंटिन्यूसली डिक्रीज होते हुए आया है? आपको ये सब चीजें ऐसे ऐसे बतानी है। क्या बजट में पिछले साल से इस साल कुछ इंक्रीमेंट मिला है? क्या रेवेन्यू डेफिसिट कम हुआ है? एफआरबीएम एक्ट में क्या चेंज हुआ है? अप्रोप्रिएशन बिल क्या है? वोट ऑन अकाउंट क्या है? फाइनेंस बिल क्या है? ये तीनों के बारे में हम बात करेंगे। हमने इसके ऊपर बहुत अच्छे से रिसर्च भी किया है। ऐसा नहीं कि बस भाई कोई चीज आ गया तो तुरंत ही बना के आपके लिए यूट्यूब पे प्रेजेंट कर दे रहे हैं। रुके, वेट किए, बहुत अच्छे से पढ़े और फिर आपके लिए बताई दिए। जैसा कि आपको अगर नहीं विश्वास है तो ये देखिए, आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी हमने बताया। यूजुअली मैंने इसके पहले भी 10 मिनट का वीडियो सोचा था बनाने के लिए, 20 मिनट का, मगर हमारा जो काम है वो है क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करना। तो उस क्वालिटी कंटेंट के लिए हमने इस तरीके से आपके लिए ये सब चीजें बनाई है अच्छे से। एफपीओस क्या है, एमएसएमई और स्टार्टअप के बीच में फर्क क्या है, ये भी आपको बताया जाएगा। रिसिप्ट में रेवेन्यू रिसिप्ट, फिर उसके बाद कैपिटल रिसिप्ट क्या है, एक्सपेंडिचर में क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, इसके बारे में आपको अच्छे से बताया जाएगा। एफआरबीएम एक्ट आया क्यों और कौन सी गवर्नमेंट ने लाया, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो एक बेसिक से आपको एडवांस तक लेके जाया जाएगा, जिसमें आपकी 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी को भी कवर किया जाएगा। यहां से अपनी बेसिक आप इतना स्ट्रांग कर सकते हो कि आप किसी को भी चैलेंज कर सकते हो एज ए अपने बेसिक के बेस पे। सो हमारा जो काम है सबसे पहला आपका बेसिक भी स्ट्रांग करना और करंट अफेयर के साथ उसको लिंक भी करना। एक एनालिसिस, कंप्लीटली एनालिसिस दिया जाएगा और ये मेरी गारंटी है, आपको कुछ ना कुछ दिन के बाद द हिंदू में आपको सेम चीज ऐसी ही देखने मिलेगी जैसी मैं एनालिसिस करके आपको दूंगा। ठीक है, तो मैं कौन होता है ये मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या इसमें बात करेंगे। देखिए, जैसा कि बजट, ये जो एक डायग्राम होता है बजट में जो प्रेजेंट किया जाता है बजट के ऊपर, ये पूरा एक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगर आप कभी भी एग्जाम के पहले जा रहे हो तो सिर्फ ये एक डायग्राम ही एग्जाम के कुछ घंटे पहले देख लोगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब जैसा कि मेरे लेफ्ट साइड है और दूसरा है राइट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड में होता है कि जहां से पैसा आ रहा है, राइट साइड में तो जहां पे पैसा जा रहा है। तो कहां से पैसा आ रहा है? तो दो सबसे बड़े सोर्स होते हैं, एक होता है कि नेट टैक्स, दूसरा होता है कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, और तीसरा होता है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू। मैं सब बताऊंगा इसके बारे में क्या होता है। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट और ये नेट टैक्स क्या होता है। नेट टैक्स में आपका डायरेक्ट टैक्स आता है और इनडायरेक्ट टैक्स आता है। ठीक है, ये आपका नेट टैक्स हो गया। नॉन टैक्स रेवेन्यू में गवर्नमेंट अपनी फीस जो पेनल्टीज लगाती वो हो गई, और जितने भी गवर्नमेंट अपने सेस के थ्रू पे कमाती वो नॉन टैक्स रेवेन्यूज में कलेक्ट करती रहती है पूरी। ठीक है, अब कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट में क्या करती है कि गवर्नमेंट लोन लेती है मार्केट से। दो तरीके से लेती है, एक मार्केट से लेती है और एक एक्सटर्नल सेक्टर से लेती है। ठीक है, तो जो मार्केट से लेती है वो दो तरीके से लेती है। तो मार्केट से जो लेती है वो कैसे लेती है? एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी के थ्रू पे लेती है और एक होती है ट्रेजरी बिल। मैं दोनों के बारे में सिर्फ छोटी सी चीज बताऊंगा। टी बिल वो होता है जो 1 ईयर के अंदर यूज हो जाए, जो 1 ईयर के अभाव चले गया वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे कि हमने पिछली बार देखा था, आरबीआई अपनी सिक्योरिटी, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी सेल करता है मार्केट में ताकि वो पैसा उठा पाए और मनी को कम करे। मतलब मार्केट में मनी कम करने की कोशिश करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के थ्रू में। फिर अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगा तो पैसा मार्केट में आएगा, तो पैसा मार्केट में आएगा तो मार्केट में पैसा यूज करता है। ठीक है, तो मार्केट से पैसा उठाने के कुछ तरीके होते हैं। अब आपके कहने का मतलब है गवर्नमेंट ने अपना सिक्योरिटी सेल करके पैसा मार्केट से तो उठा लिया, तो क्या होगा? इससे तो मार्केट कम होगा पैसा? नहीं, इसी को यूटिलाइज करती है यहाँ पे राइट साइड में, पैसा वहां पे डालती है। समझ गए? बहुत इजीली समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। कोई भी चीज मिस हो गई, अगर कोई भी वीडियो आपने मिस कर दिया थोड़ी सी भी पार्ट्स के लिए, तो आप बहुत सारी चीजें मिस कर दोगे। ठीक है, समझ में आ गया?
अब एक्सटर्नल बोरोविंग भी करती है। एक्सटर्नल बोरोविंग फॉरेन से लेगी, जैसे आईएमएफ से लेगी, वर्ल्ड बैंक से लेगी, और वहां से पैसा लेने के बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगी। ठीक है, यहाँ पे किस में इन्वेस्टमेंट करेगी ये मैं अभी आपको बताता हूँ, जो हमारे राइट साइड में। अब आता है नेट टैक्स में, आता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, आता है डायरेक्ट टैक्स, आता है डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इनकम टैक्स आता है, कॉर्पोरेट टैक्स आता है, ये सब आपका डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स आपका जीएसटी हो जाता है। जीएसटी में आपको बहुत इंफॉर्मेटिवली बता दिया जाता है कि कैसे कैसे जीएसटी वर्क कर रहा है। ठीक है ना, तो उस जीएसटी से आपको बहुत बड़ी एक इनपुट भी मिलता रहता है। अब चलिए बात करते हैं कि आगे कि जीएसटी में भी क्या कंट्रीब्यूशन हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए जीएसटी का ये रेवेन्यू। अब जीएसटी में तीन तरीके की जीएसटी, एक आई जीएसटी होती है, एक सी जीएसटी होती है, एक एस जीएसटी होती है। ठीक है, एक सेंट्रल के साथ शेयर होता है, एक स्टेट के साथ शेयर होता है, और एक यूटीज जो बाकी सबके साथ मिला के एक इंटीग्रेटेड जीएसटी बनाया जाता है। ये क्या करता है कि अगर जीएसटी सेंट्रल के पास आता है सबसे पहला, तो अब सेंट्रल स्टेट के साथ उसको शेयर करती है, क्योंकि क्लॉज है कि जीएसटी काउंसिल ने भी बोला इसी चीज को कि सेंट्रल स्टेट के साथ शेयर करिए, इसलिए शेयर हो जाता है। ठीक है, मैं अभी आपको बहुत डिटेल में बता दे रहा हूँ। यही डायग्राम से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे, डेफिनेटली बन जाएंगे। क्या पिछले साल से बजट की साइज इंक्रीज हो? ऑब्वियसली होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है। इन्फ्लेशन क्या होता है, हमने पीडी 365 के अपने पहली वीडियो में आपको अच्छे से समझा भी दिया है। अब आगे चलते हैं कि गवर्नमेंट कहाँ पे सबसे ज्यादा स्पेंड भी करती है। ठीक है, अब गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे, स्कीम एक्सपेंडिचर पे है। स्कीम एक्सपेंडिचर में सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम है इसमें सबसे ज्यादा एक्सपेंड करती है। कहाँ पे, जनरल सर्विस में हो गया, इकोनॉमिक सर्विस में हो गया। फिर सब्सिडीज देती है, सब्सिडीज में सबसे ज्यादा किसको दे रही है, फूड को दे रही है, फिर फर्टिलाइजर को दे रही है, फिर पेट्रोलियम को दे रही है। एफएफपी याद रखना, फूड, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम, ये 3 में सबसे बड़ी सब्सिडीज जा रही है। फिर सोशल सर्विस में जाती है, फिर अदर्स में आती है। ये क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के थ्रू पे दो होती है, सेंट्रल स्टेट स्कीम होती है और सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है। प्लीज कमेंट करके मुझे ये बताइए कि दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है। चलिए फिर दूसरा और एक है था कि ट्रांसफर एस्टेब्लिशमेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर पे 29.01% करती है एक्सपेंडिचर। इसमें क्या क्या एक्सपेंडिचर करती है, ट्रांसफर करती है स्टेट को, जो भी टैक्स रहेगा वो शेयर करेगी। फाइनेंशियल कमीशन ट्रांसफर करेगी, मतलब जो फाइनेंस कमीशन बैठती है। अब ये मुझे बताइए कि जो अभी रिसेंटली 16 फाइनेंस कमीशन बैठी है उसका चेयरमैन कौन है, 15 का कौन था और 14 का कौन था, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। अदर ट्रांसफर जो हो रहा है वो आपको बताना है। पेंशन में जो चल रहा है और सैलरी में जो चल रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब ट्रांसफर में पेंशन में भी जा रहा है, सैलरीज में भी आता है। तो पेंशन में बहुत ज्यादा आ रहा है, फिर उसके बाद सैलरीज में जा रही है। फिर अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हो रहा है, इन्वेस्टमेंट पेमेंट्स हो रहा है, ऑटोनॉमस बॉडीज में भी जा रही है। अब मैंने आपको इतना बड़ा बड़ा तो एक व्यू दे दिया। क्या करती है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है कि लेफ्ट साइड, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लेफ्ट साइड आपका क्या कर रहा है, वो एक आपको व्यू दे रहा है कि यहाँ से गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है और यहाँ से जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ से पैसा लेके यहाँ पे डाला है, मतलब ये यहाँ पे क्या कर रही है, गवर्नमेंट मनी सप्लाई को इंक्रीज कर रही है अपने राइट साइड में। इस मनी सप्लाई को इंक्रीज करने का एक तरीका है। मनी सप्लाई जब जब इंक्रीज होता है तो उससे क्या होता है कि प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, क्योंकि आप ज्यादा प्रोडक्ट खरीदोगे। प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो क्या होगा, जो सप्लाई है, सप्लाई चेन है, वो मजबूत हो जाएगी। सप्लाई चेन मजबूत हो जाएगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो इकोनॉमिक का ग्रोथ होगा। ठीक है, इतनी सिंपल सी चीज है और उसमें कुछ था नहीं ज्यादा बड़ा। अब फटाफट हम बात करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे भी, और आपके लिए एक बहुत अच्छा सा एक व्यू क्रिएट कर देंगे। तो मैं ये सब बताने से पहले आपको सबसे पहले आपके बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, जो आपको भी अच्छे से मदद है। जब भी बजट आता है तो ये 3 बिल होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं। सबसे पहला होता है आपका एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल गवर्नमेंट को लीगल अथॉरिटी देती है कि आप 50 लाख करोड़ रुपए यूज कर सकते हो। 50 लाख करोड़ कहां से आया, वही जो बजट का आपका पूरा एक डायग्राम था जिसमें 50 लाख करोड़ का इस बार बजट हो गया। तो गवर्नमेंट को ये पावर देती है कि गवर्नमेंट इसमें से अपने फंड को यूटिलाइज करके किसी एजेंसी या सेक्टर्स या इंस्टीट्यूशन में यूटिलाइज कर सकती है। ठीक है, तो लीगल अथॉरिटी प्रोवाइड करता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। कमेंट करके मुझे ये बताइए कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में आता है। ठीक है, दूसरा होता है वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट टेम्पररी एक अमाउंट है, जब गवर्नमेंट के पास या तो पैसा कम हो जाता है या गवर्नमेंट इंटरिम गवर्नमेंट बना रही तो उस टाइम पे वोट ऑन अकाउंट से अपने लिए पैसा मांगती है। ठीक है, तो वो टेम्पररी मनी होता है, जो फिर जैसी जैसी बजट आएगा तो सबसे पहला उसको फुलफिल करके उस अमाउंट को हटाया जाता है
वो डिडक्ट भी होता है। कब होता है? जब अप्रोप्रिएशन बिल में जितना अमाउंट मांगा गया उतना हुआ नहीं, उससे ज्यादा अमाउंट लग गया। फॉर एग्जाम्पल कोरोना में, अब कोरोना में जब आई थी कोविड-19, तो उस टाइम पे कि भाई पैसा तो बहुत यूटिलाइज, बहुत ज्यादा खर्चा हो गया। अब अपने पास तो अपना अप्रोप्रिएशन बिल में उतना बना ही था, तो वोटर अकाउंट इसके लिए बनाए। तो मतलब आपको ये देखना पड़ेगा, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हो रही थी तो उस टाइम पे इस चीजों को ध्यान भी दिया गया था। अगर कभी अप्रोप्रिएशन बिल को खत्म कर दिया गया या खत्म हो गया, तो वोटर अकाउंट भी उसके साइड बाय साइड रहे। ठीक है। अब है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल इस बार का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिख के रख लीजिए, एक क्वेश्चन पक्का इससे आएगा, डायरेक्टली है तो इनडायरेक्टली। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की अमेंडमेंट के ऊपर बात चल रही है। मुझे आप ये बताइए कि डायरेक्ट टैक्स कब आया था, फर्स्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ था, और इनडायरेक्ट टैक्स कब इंट्रोड्यूस हुआ था, उसका एक्ट क्या है, कौन सा ईयर है। ठीक है। तो फाइनेंस बिल क्या करता है? टैक्सेशन में कोई चेंजेस करना है या गवर्नमेंट को कोई बोरोविंग पावर अपनी इंक्रीज करनी है, तो उसमें जो भी चेंज करना रहेगा वो फाइनेंशियल बिल में आएगा। इसका आर्टिकल भी मुझे बताइए, क्या है आर्टिकल, कमेंट करके मुझे बताइए। मैं इसके लिए भी आपसे ये चीजें पूछता हूं ताकि आपका इंटरेक्शन अच्छे से बना रहे और आप बहुत अच्छे से इस चीजों को समझ पाए। ठीक है। तो मैंने अप्रोप्रिएशन बता दिया आपको, वोट ऑन अकाउंट बता दिया, फाइनेंशियल बिल बता दिया। एफआरबीएम के बताने से पहले मैं आपको ये क्लियर करूंगा कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट होता है जो टोटल आपका एक्सपेंडिचर है, जितना आपने पूरा टोटल खर्चा किया, और टोटल रेवेन्यू है। ठीक है। अब टोटल एक्सपेंडिचर जो भी आप खर्चा कर रहे हो पूरा का पूरा, और टोटल जो रेवेन्यू है आपका, जितना खर्चा आप कमा रहे हो उससे, माइनस बोरोविंग होती है। बोरोविंग को अलग से इसलिए नहीं काउंट करते हैं क्योंकि ये दोनों टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू दोनों में काउंट होता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट किस तरीके से बोरोविंग करती है, इसके बारे में बड़ा अच्छा से आपको की पॉइंट्स बताता हूं। जैसे कि क्या हो जाता है कि फिस्कल डेफिसिट रिकॉर्ड करता है कि आप कितना बोरोविंग मार्केट से कर रहे हो, कितना फॉरेन से कर रहे हो, और कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि अपनी जो खुद की इंस्टीट्यूशन होती है उसके थ्रू पे बोरोविंग करवाती है ताकि फिस्कल डेफिसिट दिखे ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि पहले एलआईसी थी, एलआईसी में क्या करते हैं कि बोलते थे तुम यहां से, मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुम यहां से पैसा उठाओ और तुम घुमा के मुझे दे दो। तो मार्केट से पैसा गवर्नमेंट उठाती थी, नो डाउट है, लेकिन वो जो मार्केट की जो एंटिटी थी, जो गवर्नमेंट की एंटिटी थी, वो फॉरेन से उठाती थी। तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट उठाती थी ताकि फिस्कल डेफिसिट हाई ना दिखे। ये 2014 तक भी चला, इवन अभी भी चलता है, मगर अब बहुत कम होगा क्योंकि गवर्नमेंट डिस इन्वेस्टमेंट करने लग गई है। तो डिस इन्वेस्टमेंट करने के वजह से अब फिस्कल डेफिसिट रियलिटी दिखने लगी है। ये की पॉइंट है जो बहुत रेयर होता है और शायद से कोई बता पाता है, क्योंकि सबको हड़बड़ी मची रहती है भैया वीडियो बनाने की, फटाफट में वीडियो बना देते हैं मगर थोड़ा भी एनालिसिस नहीं करते, और गवर्नमेंट को फिर क्रिटिसाइज करते हैं कि गवर्नमेंट ऐसे नहीं ऐसे की है। तो डीप एनालिसिस में इस तरीके से था। अब रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है मैं अभी आपको थोड़ी देर में ही समझा देता हूँ। ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, गवर्नमेंट दो तरीके से बजट को लाती है, दो पार्ट्स होते हैं, सबसे बड़े जो पार्ट्स होते हैं, पहला होता है रिसिप्ट, दूसरा होता है एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट मतलब जहां से आपको पैसा आ रहा है, एक्सपेंडिचर जहां पे आपको पैसा डालना है, जैसे कि मैंने लेफ्ट और राइट आपको अच्छे से समझाया था। बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगी। रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या आता है? टैक्स आता है। टैक्स से जो आप रेवेन्यू कमा रहे हो, कितना कमा रहे हो? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से, ये दो तरीके से पैसा आप कमा ले रहे हो। नॉन टैक्स रेवेन्यू से जैसे फीस है, फाइन्स है, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट अगर स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दी है तो वहां से तो कुछ कमाएगी अपने इंटरेस्ट के तौर पे, या फॉरेनर किसी फॉरेन कंट्री को दी है एज ए लीज पे या कुछ भी, तो उससे भी इंटरेस्ट कमाएगी, तो उसको भी यहाँ पे एंट्री मारेगी, तो इंटरेस्ट से वो कमा रही है इनडायरेक्टली। दूसरा है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या करता है? आपका लाइबिलिटीज को इंक्रीज करता है और एसेट्स को डिक्रीज करता है। ये क्या होता है? देखिए, अब लाइबिलिटीज इंक्रीज करना मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट अब अपने पास पैसा मांग रही है, मतलब अब गवर्नमेंट को लिक्विड की जरूरत है, तो गवर्नमेंट लिक्विड के लिए अपने एसेट्स को सेल करती है। एसेट्स क्या हो जाता है कि जैसे कि कोई कंपनी है, पीएसयूज है, पीएसयूज में गवर्नमेंट का स्टेक था पहले 51%, तो गवर्नमेंट एंटिटी थी। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि मैं अपना कुछ 10 से 20% बेच दे रही हूँ शेयर, और ये शेयर हटाने के बाद वो डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, तो पीएसयू में अब गवर्नमेंट की जो स्टेक है, स्टेक मतलब जो पार्टनरशिप है, सिर्फ 30% की है, 20% सेल कर दिया। तो जो 20% सेल करने के बाद जो अमाउंट आता है, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, 30,000 करोड़, वो गवर्नमेंट के पास आता है एज ए लिक्विडिटी। तो गवर्नमेंट ने अपनी लाइबिलिटीज इंक्रीज की, एसेट्स कम किए। क्यों लाइबिलिटीज इंक्रीज करती है? लाइबिलिटीज इंक्रीज इसलिए करती है ताकि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो, मनी सप्लाई इंक्रीज हो। तो मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए इस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करती है, एसेट्स कम करती। एसेट्स क्यों कम करती है भाई? एसेट्स तो रखना बड़ी अच्छी चीज है लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए, इकोनॉमिक दो तरीके से चलती, एक चलती लॉन्ग टर्म, एक चलती शॉर्ट टर्म।
लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए ये किया जाता है कि शॉर्ट टर्म के लिए आपको मनी सप्लाई चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए आपको एसेट्स चाहिए। तो एसेट्स के लिए गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है ताकि क्वालिटी एसेट्स जनरेट हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती कि मैं ऐसी एंटिटी को सेल करूं अपनी पीएसयूज को जो एंटिटी बहुत सालों से प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है, तो गवर्नमेंट वो करती है कि इसको सेल कर देते हैं, फिर आगे बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ आपको, शायद से कोई बताएगा, और आपको बहुत डिटेल में एक एनालिसिस भी प्रोवाइड हो जा रही है। आप कभी भी द हिंदू पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो कैपिटल रिसिप्ट में क्या आता है? लोन रेज बाय द गवर्नमेंट है, डिसइन्वेस्टमेंट है, रिकवरी ऑफ लोन है। रिकवरी ऑफ लोन तो जैसे मैंने बताया आपको कहां से करती है, स्टेट ड्यूटीज से करती है और फॉरेन गवर्नमेंट से करती है, तो इससे भी वो कमाती रहती है। ठीक है, दूसरा है एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या करती है कि मनी सप्लाई सबसे पहला इंक्रीज करवाती है। जैसा कि मैंने लिखा है, मनी सप्लाई इंक्रीज करने के क्या क्या तरीके हैं? गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देगी, सैलरीज एंड पेंशन प्रोवाइड करेगी, सब्सिडीज देगी, भाई पहल योजना, बाकी सब जो गरीब कल्याण योजना जितने भी है, मनरेगा, ये सब जितने भी है, सबसे क्या कर रही है? मनी सप्लाई इंक्रीज कर रही है। ग्रांट देगी स्टेट को, जब भी फाइनेंस कमीशन बोलती है कि भाई ये स्टेट के पास इतना पैसा नहीं है, आप दीजिए, स्पेशल स्टेट होते हैं उनको भी दीजिए। फिर आता है अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अब ये आपको समझ में आएगा, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से मनी सप्लाई इंक्रीज होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से कैपिटल और ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी इंक्रीज होता है। ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी मतलब होता है कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी होती है वो इंक्रीज होना धीरे धीरे स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आज के टाइम पे यूपी का पे एग्जांपल ले लीजिए। यूपी में नोएडा में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पावर दे दी है स्टेट गवर्नमेंट को कि भाई स्टेट गवर्नमेंट फटाफट अपने लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना लीजिए, वो बना लीजिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दे। अभी क्या ये सब कैपिटल है? इससे क्या हो रहा है? आपका आईटी एक हब नोएडा धीरे धीरे क्रिएट हो रहा है। आज के टाइम पे इंडिया में सेकंड सिलिकॉन बोलते हैं नोएडा को। मतलब इतना इतना तेजी से डेवलप हो रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन था कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा होने लगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोलना अच्छा होता है। ठीक है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो, आप इन्वेस्टमेंट बोलना और एक्सपेंडिचर में दोनों बेसिक फर्क ये है। एक्सपेंडिचर होता है कि जो खर्चा कर देते हो, इन्वेस्टमेंट होता है कि जो आपने खर्चा किया वो रिटर्न भी मिलता है ना? समझ गए? बेसिक सा फर्क है। तो मेरे नजर में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर तब इन्वेस्टमेंट बनता है जब वो प्रॉफिट जनरेट करने लगता है। जब वो प्रॉफिट जनरेट करने लग गया तो वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। जब तक वो प्रॉफिट नहीं जनरेट कर रहा तब तक वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही रहेगा। समझ गए ना? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है? लोन टर्म्स आते हैं, जो रोड, लॉन्ग टर्म एसेट्स आते हैं, सॉरी, रोड हो गया, रेलवेज हो गया, मेट्रो हो गया। तो रोड, रेलवेज, मेट्रो ये क्या है? एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉन्ग टर्म के लिए बनाया। मतलब आप ना अभी रोड बना रहे तो कम से कम वो 10 साल, 5 साल, 6 साल तो चलेगा ही। ऐसा नहीं कि आज बना दिया कल खराब हो जाएगा। सेम चीज है, रेलवे का ट्रैक बना तो अभी नहीं तो 20-25 साल, 30 साल के बाद ही खत्म होगा। तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म बनाया जाता है। तो ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट करता है, लॉन्ग टर्म के लिए इंप्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। दूसरा है डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। डिफेंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लिए डिफेंस के लिए डीआरडीओ को पैसा देना ताकि एक अपना मेक इन इंडिया प्रोडक्ट चले। फिर उसके बाद उनके लिए रोड बनाना जो बीआरओ बनाती है। अब मुझे सबसे पहले बताए, अभी रिसेंटली कौन सा टनल बनाए थी जिसमें उत्तराखंड में वहां पे बहुत सारे लोग फंस गए थे उसी टनल पे। उस टनल का नाम बताइए और वो कहां से कहां तक कनेक्ट करती थी। ठीक है। दूसरा लॉन्ग गिवन स्टेट, जो भी स्टेट का डेवलपमेंट के लिए रहेगा तो स्टेट के डेवलपमेंट के लिए रहेगी कि भाई तुम भी अपनी तरफ से कुछ इनिशिएटिव लो। तो हाईवे बनाना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज करना, तो वो सब स्टेट के पास आ जाता है, तो स्टेट अपने हिसाब से इंक्रीज करती रहती है। ठीक है ना? तो अब मैंने आपको ये बहुत बेसिक चीजें बता दी। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि और इसके अंदर क्या। देखिए फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट अब आपको पता चल जाएगा अच्छे से। रेवेन्यू डेफिसिट क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। बताया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना और रेवेन्यू रिसिप्ट करना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से क्या होता है? मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है। रेवेन्यू रिसिप्ट से क्या होता है? आपके पास मनी सप्लाई इंक्रीज करने के लिए पावर आदि, आपके पास प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है। तो मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ, प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ, तो इंप्लॉयमेंट जनरेट होने लग जाएगा। समझ गए? अब रेवेन्यू डेफिसिट क्यों बोलते हैं? रेवेन्यू सरप्लस तब बोलेंगे जब रेवेन्यू रिसिप्ट ज्यादा हो जाए और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हो जाए, तो उसको बोल देंगे रेवेन्यू सरप्लस। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट जो होती है ये पूरा, उसमें जो इंटरेस्ट पेमेंट किया जा रहा है। फिजिकल डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट का मेरे कहने का मतलब, इंटरेस्ट पेमेंट जो भी गवर्नमेंट कोई बोरोविंग ले रही है बाहर से, उस बोरोविंग को लेने के बाद गवर्नमेंट उसका इंटरेस्ट पे करेगी हर साल। एफआरबीएम एक्ट के अनुसार इसको काउंट नहीं करने के लिए बोला है। मैं अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि कैसे गवर्नमेंट अदर कंपनी से लेती है ताकि पता ही नहीं चले कि एफडी हो रही है। उसका रीजन ये है, बहुत सिंपल सा, थोड़ा सा बैठ के सोचना, कनेक्ट करना, आपको समझ में आ जाएगा। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट फॉर कैपिटल एसेट्स है।
ठीक है। बजट डेफिसिट ये अभी गवर्नमेंट यूज नहीं करती है, मगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग जब ज्यादा हो जाती है टोटल रेवेन्यू से तो उसको बोलते हैं बजट डेफिसिट। अब बजट डेफिसिट गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्यों लिखा मैंने, ये टोटल एक्सपेंडिचर क्यों नहीं लिखा? बहुत बार गवर्नमेंट फ्रीबीज देती है, अचानक से कोई स्कीम रिलीज कर देगी 2-3 साल पहले, इलेक्शन के 1-2 साल पहले, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है। ये हिडन फैक्ट्स होते हैं जो गवर्नमेंट कभी यूज नहीं करती है। एक होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। देखिए ये कीवर्ड याद रखना, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इंट्रोड्यूस हुआ था 2011 और 12 में, बस। अब आपको मैंने सब बेसिक अच्छे से बता दिया, अब फटाफट अपन बात करेंगे, देखना क्या आपके दिमाग में फटाफट एक इकोनॉमिक्स घुसना चालू भी हो जाएगा, अब मजा भी आएगा आपको। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ा है भाई, मैं कौन हूँ, देख लो भाई। देखिए अब मैं प्री के हिसाब से बताऊंगा, बस उस पॉइंट को फटाफट सुनते जाइए, अभी 10 मिनट में आपका वीडियो खत्म है। देखिए सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहां से आता है? रेवेन्यू कम फ्रॉम बोरोविंग से, आईटी सेक्टर से, जीएसटी से, कॉर्पोरेट टैक्स से। आईटी सेक्टर मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, सॉरी इनकम टैक्स, ठीक है। जीएसटी से, फिर कॉर्पोरेट टैक्स से, फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू से। बस इसके आगे बढ़ते हैं अभी। अमाउंट अमाउंट आपको चाहिए तो देख लेना, यहाँ पे मैंने अमाउंट लिख के रखा है, कोई तकलीफ नहीं होगी आपको, फटाफट करेंगे, अब कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। रुपीज गोज टू, कहाँ पे रुपीज रुपीज सबसे ज्यादा जाता है? टैक्स शेयर में जा रहा है, फिर इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है, फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको राइट वाला डायग्राम जो स्टार्टिंग में समझाया था। इंटरेस्ट पेमेंट जैसे कि मैंने आपको समझा दिया, गवर्नमेंट अगर लोन लेती है तो उसको भी पे करना पड़ता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट होगा अभी, कोई कोई आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, सब मैंने समझा दिया अच्छे से। ये है रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट में जैसे बता रहे टैक्स रेवेन्यू होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट इस बार का कितना है? 34.2 लाख। स्पेशली जो पीसीएस दे रहे हैं उनके लिए ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, 34.2 लाख पिछले साल से इंक्रीज हुआ है। क्या कंटिन्यूसली 2-3 साल से इंक्रीज हो रहा है? नहीं, ये यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या कंटिन्यूसली 2 साल से इंक्रीज हो रहा है? नहीं, एक बार इंक्रीज हुआ तो एक बार डिक्रीज भी हुआ है, याद रखना। ये पॉइंट को आप गांठ बांध लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। अगर आपने ये चीज मिस कर दिया तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ी चीज मिस कर दोगे। कैपिटल रिसिप्ट में क्या कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है? नहीं, एक बार इंक्रीज हुआ तो एक बार डिक्रीज भी हुआ है। इस बार कैपिटल रिसिप्ट कितना है? 16.4%। ये पीसीएस के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी शायद से पूछे, मगर पीसीएस के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट। यूपीएससी के हिसाब से मैं बता दीजिए, ये सिर्फ ट्रेंड याद रखिए, कौन सा इंक्रीज हो रहा है कौन सा डिक्रीज हो रहा है। अब एक्सपेंडिचर के ऊपर आता है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। जहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, क्या इफेक्टिवली जो उसका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इफेक्टिव मतलब अब मैंने आपको बताया था एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट, क्या वो इन्वेस्टमेंट बन जा रहा है कि नहीं बन पा रहा, उसके बारे में पूरा वॉच करेगी गवर्नमेंट। तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 15.5% है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट पेमेंट करती है, ग्रांट इन एड्स देती है जो स्टेट गवर्नमेंट को, वो क्या हो जाएगा? 39.4%। ये क्या है ये? और ये क्या भी कंटिन्यूसली, कोई भी कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं हो रहा है, या तो डिक्रीज हो रहा है या तो इंक्रीज हो रहा है। क्या पिछले साल से इंक्रीज हुआ है? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले साल से इंक्रीज हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी पिछले साल से इंक्रीज हुआ है। देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चीज आपको एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट देती है बहुत डिटेल में बताने का। जैसे बहुत सारे ऐसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, मैं आपको बहुत इजीली समझा दे रहा हूँ, बस आप हमें सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करना, क्योंकि हम वहां पे डेली इस बजट से रिलेटेड क्वेश्चन डालेंगे अभी कुछ दिन तक, ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता रहे, ठीक है। चलिए देखिए, अब फिस्कल डेफिसिट में बजट हमेशा 3 साल का लिया जाता है, 2023-24, 24-25 और 25-26 का। जो 24-25 है, जो अभी चल ही रहा है अभी, ये रिवाइज एस्टिमेट है, फिर ये बजट एस्टिमेट है। अब जब अगले साल के आएगा तो वो बजट एस्टिमेट हो जाएगा रिवाइज एस्टिमेट, समझ गए? तो पिछले साल मतलब रिवाइज एस्टिमेट कितना था? 4.8%। अब बजट एस्टिमेट कितना रखा है? 4.4%, ठीक है। फिर से रिवाइज एस्टिमेट कितना रखा है? 1.9%। बजट एस्टिमेट कितना रखा है? 1.5%। अब फिर से देखिए, अब रिवाइज एस्टिमेट कितना रखा है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में? 1%, और उसके बाद बजट एस्टिमेट में 0.3%। यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट में 1.3%, 0.8%। 1 मीटर। तो ये सबसे बड़ा काम किया है इस बार गवर्नमेंट ने। अब आपको ये देखना क्या फिस्कल डेफिसिट 1, 2, 3, 4, 5 साल से कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है? हाँ, डिक्रीज हो रहा है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। क्या रेवेन्यू डेफिसिट कंटिन्यूसली 5 साल से डिक्रीज हो रहा है? हाँ। सेम चीज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या 5 साल से डिक्रीज हो रहा है? हाँ, प्राइमरी डेफिसिट भी।
यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। पीसीएस आपसे पूछेगा कि कितना ये है बजट डेफिसिट, कितना रहा, कितना रहा ये, कितना रहा ये। तो रेवेन्यू डेफिसिट कितना रहा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना रहा, और आपका प्राइमरी डेफिसिट कितना रहा। इसके परसेंटेज एज इट इज याद भी कर लीजिए, यूपीएससी में भी पूछ सकता है। आजकल ट्रेंड भी चेंज होने लगा है। 2022 और 21 और 23 में यूपीएससी ने सेम कुछ बजट से कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे भी है ना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट का पैसा गया। डिफेंस में गया, फिर रूरल डेवलपमेंट में गया, फिर होम अफेयर्स में गया, फिर एग्रीकल्चर में गया, फिर एजुकेशन में गया, फिर हेल्थ में गया। बस इसको ऐसे याद कर लीजिए। ये सीरीज है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, क्रोनोलॉजी में आ सकता है लगाने के लिए, बस इतना याद रखिए। इससे ज्यादा मैं इसके अंदर कुछ बताने का मतलब भी नहीं है। अब चलते हैं बजट एट ग्लांस में। मैं आपको बता देता हूँ आपको, जैसे कि फिजिकल डेफिसिट बता दिया आपको, प्राइमरी डेफिसिट बता दिया। इस डेफिसिट की तो फाइनेंसिंग भी होती है, गवर्नमेंट कहीं से तो उसको भरेगी भी डेफिसिट को। तो डेफिसिट को भरने के लिए गवर्नमेंट करती है मार्केट बोरोविंग करती है, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगी, टी बिल सेल करेगी, स्मॉल सिक्योरिटी फंड से पैसा उठाएगी, पीएफ से पैसा उठाएगी, अदर जो इंटरेस्ट होगा, डेप्ट होगा, जो पब्लिक अकाउंट होगा, जो भी स्टेट गवर्नमेंट को दिए वहां से कमा के उठा के अपना डेफिसिट को पे करती है। कैसे कैसे करके रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट में ये सब चीजें डालते हैं, तो जाके सबसे पहले डेप्ट पे होता है। ठीक है, सेम चीज है, ट्रेंड बताया मैंने आपको कैसे फिजिकल डेफिसिट कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। याद रखना 5 साल से कंटिन्यूसली फिजिकल डेफिसिट डिक्रीज हो रहा है। 2019 को अगर काउंट किया गलती से भी, तो 2019 में जैसे कि आपको पता है फिजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा थी, सब चीज ज्यादा था। क्यों, इसका आप कमेंट करके मुझे बताइए। सोर्स ऑफ डेफिसिट मैंने अभी आपको बता दिया कि सोर्स ऑफ डेफिसिट कहाँ कहाँ से था। मार्केट बोरोविंग बढ़ रही है। मार्केट बोरोविंग बड़ी अच्छी चीज होती है एक्सटर्नल बोरोविंग के एज कम्पेयर टू। मार्केट बोरोविंग में आप अपनी खुद की करेंसी से उठाते हो, ना कि फॉरेन की करेंसी से उठाते हो। लेकिन अब आपको उसका लूप होल तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, देखना जरूर, वो बहुत अच्छी चीज मैंने बताई आपको, शायद से कोई बताया होगा। ठीक है, अब इसमें बचा क्या है कि अब हम बात करते हैं कुछ की टर्म्स पे, जो आपको बड़े अच्छे से एक चीज एनालाइज भी करेगा। ठीक है, तो बड़ी अच्छी चीज की एनालाइज करने के लिए मैंने, जब गवर्नमेंट ने अपने की बजट्स लाए थे, उस की बजट में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बहुत शॉर्ट में समझाई थी, मगर बड़ी अच्छी चीजें समझाई थी। तो चलिए हम बात करते हैं आगे। तो जैसे कि जर्नी ऑफ डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स को सबसे ज्यादा फोकस में रखा गया है। जो फ्यूल रिफॉर्म्स क्या क्या लिए गए हैं, इंक्लूसिविटी। ठीक है, इंक्लूसिविटी रिफॉर्म्स जो लिया जाएगा, फिर इंक्लूसिविटी मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, भले वो गरीब हो, अमीर हो, कोई नीचे कास्ट का हो, कोई अपर कास्ट का हो, सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी, एक इक्वल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। मुझे आप कमेंट करके ये बताएं कौन सा ऐसा आर्टिकल जो इक्वल प्लेटफॉर्म को प्रमोट करता है। रिजर्वेशन उसका ये एक एग्जांपल है। विकसित भारत को रखा जाएगा 2047 तक विकसित भारत। अब 2047 किस लिए लगा, क्योंकि 100th ईयर हो जाएंगे अपने इंडिपेंडेंस के। तो सबसे बड़े सेक्टर किस पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा, एग्रीकल्चर पे, एमएसएमई पे, इन्वेस्टमेंट पे और एक्सपोर्ट्स पे। एग्रीकल्चर पे जैसे कि गवर्नमेंट ने अपना स्कीम लॉन्च किया था पिछली बार, गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी। अन्नदाता मतलब किसान, ठीक है, फार्मर। अब फार्मर के लिए क्या क्या चीजें की है कि भाई कोई 100 मतलब नेशनल मिशन ऑन हाई यील्ड सीड्स इंट्रोड्यूस किए, जो 100 एक सीड्स को लिया जाएगा, उस सीड को डेवलप किया जाएगा और उसको प्रोवाइड किया जाएगा कहाँ पे, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में। उस 100 सीड्स को 100 डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया जाएगा, जो जो लो प्रोडक्शन जोन है। तो जो 100 डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया, लो प्रोडक्शन जोन है, वहां पे सीड को डिस्ट्रीब्यूट किया, किसके थ्रू पे, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को। अब मुझे आप ये बताएं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ। ठीक है, अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के हेल्प से चल रही है। मतलब एग्रीकल्चर का ग्रोथ बहुत ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर होता है। अब मुझे ये बताइए कि एग्रीकल्चर कौन सी लिस्ट में था, स्टेट लिस्ट में कि सेंट्रल लिस्ट में कि कंकरेंट लिस्ट में। ठीक है, अब ये सब चीज तो हो ही रहा है, मगर आपको सीड खरीदने के लिए पैसा भी तो चाहिए। उस सीड खरीदने के लिए पैसे के लिए अगर कोई गरीब किसान उसके पास आई नहीं, तो उसको क्या प्रोवाइड किया जाता है, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में जनरेट हुआ था। इसका सबसे बड़ा मोटिव था कि आपको तुरंत क्रेडिट मिले लो इंटरेस्ट रेट में, 2% पे, 1.5% पे, 4% पे, मैक्स टू मैक्स 4 से 5% होता है। ये कम मैं इसलिए 1.5% 2% बता रहा हूँ कि अगर आपने लोन लिया, आपने कुछ कोलेटरल रखा होगा अपना जमीन, आपने 1 साल के लिए ड्यूरेशन के लिए 1 लाख रुपए, इनिशियली वो 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए देता है, जब दिए है आपने उस 1 साल में उसको भर दिया, तो अब बैंक के पास ट्रस्ट जनरेट होगा, भाई हाँ तुम भर रहे हो तो तुम एक वर्दी फार्मर हो, तो आपके लिए ये जनरेट हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा है कि अब मिशन मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए आपको ये सीड
जो नेशनल हाई यील्ड सीड की जो मिशन थी वो यहाँ पे यूज की जाएगी। मखाना बोर्ड जो था बिहार का वो यहाँ पे डाला जा रहा है, तो उससे आपको बेनिफिट भी ये हो जा रहा है, सॉरी, ठीक है। आत्मनिर्भर, जितने भी आत्मनिर्भर पल्सेस है, पल्सेस पे फोकस रखा जा रहा है, कौन से, तुअर, उड़द और मसूर के। तुरंत उवर मसूर इसके लिए क्योंकि वेजिटेरियन का ये एक स्टेपल प्रोटीन फूड है, बस आपको इतना याद रखना है। तो इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस किया। तो इसमें क्या करेंगे, इसके प्रोटीन कंटेंट अच्छे होते हैं। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे इसी के थ्रू पे, ठीक है। अब दूसरा है इंडिया पोस्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर द रूरल इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी को इस बार गवर्नमेंट ने पुश करने के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है। देखिए कॉन्सेप्ट होता है, डेवलप्ड इकोनॉमी होती है, डेवलपिंग इकोनॉमी होती है। डेवलप्ड इकोनॉमिक बढ़ना बहुत स्लो हो जाती है, मगर डेवलपिंग इकोनॉमिक बहुत फास्ट ग्रोथ होती है। क्यों? अब आप एक ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां पे वो ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड है, वहां पे ऑलरेडी रोड है, रोड के ऊपर से ब्रिज भी चले गया, अब आपने सब कुछ कर दिया। अब यहाँ पे आप और क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। मेट्रो बनाओगे, ये बनाओगे, वो बनाओगे, तो ये बहुत खर्चा हो जाएगा। वहीं पे रूरल एरिया में कुछ भी नहीं है, रोड भी नहीं है, आपने एक रोड भी बना दे तो उसका ग्रोथ दिख जाएगा। तो बस गवर्नमेंट इस बार रूरल एरिया में सबसे ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर रही है। और क्यों कर रही है कि जैसा आप जान सकते हो कि ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी में चल रहा है। हम जैसी एक डेवलपिंग कंट्री में बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस फेस करने पड़ते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल था कि इसी बार के बजट में गवर्नमेंट ने बताया कैसे यूथ मोबाइल और बाकी सबके एडिक्शन की वजह से अपना सबसे बड़ा नुकसान कर रहा है। इस एडिक्शन के बेसिस से गवर्नमेंट ने शेयर मार्केट में कैसे अपना पैसा इन्वेस्ट करने लग गई है। या तो कोई, अब आप और मेरे जैसे लोग हैं, मैं जहां तक जानता हूं, अभी मेरे जितने भी वीडियो देख रहे हैं बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। कुछ ना कुछ टाइम के बाद वो लॉस में जाती ही जाती है, पैसा सबका डूबता ही डूबता है, वो पैसा फॉरेन में चले जाता है। समझ गए? तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि पहले पब्लिक अवेयर हो कि हम जैसी एक डेवलपिंग कंट्रीज में ये सब चीजें काम नहीं आती। तो हमारे यहाँ पे काम 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 क्या आता है, इंटेंसिव लेबर जितने भी सेक्टर होते हैं। ये कौन बोला था, ये क्या मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं, ये बोले थे रघुराम राजन जी ने। बड़ा अच्छा स्टेटमेंट बताया ना आपको। रघुराम राजन जी ने बोला था कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर जितने होते हैं वो इकोनॉमिक में इंक्लूसिविटी लाते हैं, सबको समानता का हक देते हैं, सबके पास कुछ ना कुछ इंप्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए पावर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लेदर इंडस्ट्री हो गई, टॉय इंडस्ट्री हो गई और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो गई। यहाँ पे लेबर इंटेंसिव जॉब होता है और जिससे एग्रीकल्चर को भी पुश मिलता रहता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एमएसएमई के थ्रू पे इन्वेस्टमेंट करवाया है, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ावाया है। तो उद्यम पोर्टल बनाया जो 2020 में बना था, इसके थ्रू पे आप लोन मांग सकते हो। पहले 5 लाख मांग सकते हो, फिर जब आप अच्छे एक एंटरप्रेन्योर बन जाओगे 10 लाख मांग सकते हो, और अगर आपने कोलेटरल कुछ रखा है तो 5 करोड़ रुपए तक का आप लोन मांग सकते हो, गवर्नमेंट देती भी है। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको एमएसएमई और स्टार्टअप में फर्क क्या होता है। बहुत छोटी सी चीज है, बड़े अच्छे से डिटेल में बता रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपका भी कॉन्सेप्ट अच्छे से बनता जाए। एमएसएमई क्या करता है, देखिए एमएसएमई ट्रेडिशनल एक एंटरप्राइजेस है। ट्रेडिशनल एंटरप्राइजेस मतलब क्या हो जाता है, ये ग्रेजुअली ऑर्गेनिक ग्रोथ करता है, लो रिस्क रिटर्न होते हैं यहाँ पे, मतलब ज्यादा रिस्क नहीं रहेगा एंटरप्रेन्योरशिप में। सेल्फ फंडिंग होती है, या फैमिली से पैसा ले रहे हैं, मतलब फैमिली बिजनेस चल रहा है उसी को आपने कंटिन्यू। अब स्टार्टअप क्या, तो वो एक ट्रेंड होता है, मेनली टेक्नोलॉजी ड्रिवन होता है, जैसे कि हम लोग जो कर रहे हैं। हमारा एक तरीके का ये स्टार्टअप है, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी के बेस पे होके कर रहे हैं, ठीक है। रैपिड स्केल होता है, इसमें अगर ग्रोथ होता है तो बहुत तेजी से होता है, और ये बहुत रिस्की भी होता है। अभी हम पढ़ा रहे हैं, नहीं चला या चला वो आपके ऊपर हो जाता है कि आपको हमारा वीडियो कितना अच्छा लगा, हम कितना क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन ये मेरी पर्सनल गारंटी, इतना अच्छा अभी आपको जितने भी यूट्यूब पे वीडियो मिलेगा, इससे अच्छा तो कहीं मिल गया तो आप कमेंट करके मुझे बता देना। मैं खुद देख के आऊंगा, मैं खुद बताऊंगा कि मैंने कहा अच्छा किस पॉइंट पे पढ़ा है। एक्सटर्नल एंड वेंचर कैपिटलिस्ट भी होते हैं जो इसको पैसा प्रोवाइड करते हैं स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। मैंने ये दोनों में आपको डिफरेंस भी बता दिया अच्छे से। ये हो गया आपके ऊपर। अब ये सब चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स को आप देख लीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन करने में टाइम नहीं बर्बाद करूंगा, वरना आपका भी टाइम जाएगा इसमें। दूसरा है जल जीवन मिशन में। जल जीवन मिशन कब लॉन्च हुआ, जल जीवन मिशन का टारगेट क्या है, 100% कवरेज कर रही है। मिशन एक्सटेंडेड टू टिल 2028 तक इंक्रीज कर दिया, एज इट इज याद कर लीजिए, आएगा एग्जाम में। एडिशनल बोरोविंग करिए 0.5% जीएसडीपी टू स्टेट कंटिन्यूसली। तो अब 0.5% ये जो जीएसडीपी होती है, जब गवर्नमेंट को स्टेट को कम पड़ती है, तो गवर्नमेंट भी फॉरेन से जब पैसा लेती है स्टेट गवर्नमेंट, तो अपने 0.5% जीडीपी के हिसाब से लेती है। अब स्टेट गवर्नमेंट भी यही करती है, जिससे जो दिल्ली गवर्नमेंट की थी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, सब वो एजुकेशन ये सब। गवर्नमेंट क्या करती है, दिल्ली गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू पे सेल करवाती थी बाहर, और वहां से पैसा उठाती थी और अपने अंदर डाल देती थी। तो सबको लगता था कि गवर्नमेंट का पैसा इंक्रीज हो, नहीं, गवर्नमेंट ने बोरोविंग इनडायरेक्टली की थी ताकि जीएसडीपी पे कोई इम्पैक्ट ही ना पड़े।
समझ गए? तो ये एक तरीका होता है जिसको गवर्नमेंट रेवेन्यू दिखाती है, मगर वो होता है उनका एक्सपेंडिचर। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स है, इस फैक्ट्स को बड़े ध्यान से आप देखिएगा। मैं इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत बेसिक चीज है ये। उड़ान स्कीम क्या है आप देखिए, उड़ान कब आया था, क्या करता है, किसने इसको बनाया था, क्या इसके पीछे मोटिव था, क्या सिर्फ गरीबों को देता है, क्या मिडिल क्लास को देता है, क्या अपर क्लास को देता है, ये अच्छे से देखिए। सेम एज इट इज क्वेश्चन बन के आएगा प्री में, मेरी बात याद रखना। इन्वेस्टिंग इन पीपल इकोनॉमिक में कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करती है, जैसे पीएम रिसर्च फेलोशिप है। अब पढ़े लिखो लोग के ऊपर करेगी क्योंकि वो ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी है, जैसे कि मैंने बताया ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट यही रहता है। ठीक है। फिर जीन बैंक है फॉर क्रॉपिंग। अब कोई भी जीन बैंक तो बनाएगी ताकि वहां पे जितने भी सीड्स होते हैं 100 सीड्स को डेवलप करेगी, अच्छे से डेवलप करने के बाद उसको सप्लाई चेन वो सब कुछ करना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन पे फोकस करेगी। नेशनल जियो स्पेटियल मिशन पे लैंड के सिस्टम को अच्छे से रिकॉर्ड करेगी, लैंड को अच्छे से एक्सप्लेन करेगी, कहाँ पे ये लैंड है, कहाँ पे है। अब मुझे ये बताइए जियो मैपिंग किसने लॉन्च की थी, कौन सी मिनिस्ट्री ने, और उसके लिए क्या क्या प्रोडक्ट या कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। चलिए, रिफॉर्म एज अ फ्यूल। रिफॉर्म एज अ फ्यूल में क्या क्या चीजें करी जा रही है। सबसे पहला एसएचजी को, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो गांव में होते हैं जो छोटे छोटे लोन लेते हैं उनको और अच्छे से लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ट्रांसपेरेंट वे में प्रोवाइड किया जाएगा कि करप्शन वहां पे ना हो पाए। फिर उसके बाद क्या है कि पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट फैसिलिटीज भी इंक्रीज की जाएगी। केवाईसी रजिस्ट्रेशन का रोल आउट इंक्रीज होने लग गया है कि ताकि और कोई भी बीच में जो बिचौलियज होते हैं, जो मिडिटरीज होते हैं, उनको बाहर निकाल लिया जाए। फिर उसके बाद रैशनलाइजेशन ऑफ अ रिक्वायरमेंट एंड प्रोड्यूस ऑफ अ स्पीडी अप्रूवल ऑफ अ कंपनी मैनेजमेंट। एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाएगा ताकि फटाफट अप्रूवल हो जाए। एफडीआई को इंक्रीज कर दिया, 74 से 100% बना दिया इंश्योरेंस सेक्टर में। ठीक है, ये याद रखना, बहुत की पॉइंट है ये। क्या एफडीआई की लिमिट जो इंक्रीज कर दी है 74 से 100% कर दी है। टैक्स रिफॉर्म लाने के लिए न्यू इनकम टैक्स बिल, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। रेगुलेटरी रिफॉर्म लाया जा रहा है, उसके ऊपर भी बात की जा रही है। फिर उसके बाद रेशनल ऑफ कस्टम टैरिफ स्ट्रक्चर को ये किया जाता है कि कुछ गुड्स के ऊपर से टैरिफ हटाया जा रहा है जो गवर्नमेंट की, और कोई मेडिसिन होगी कैंसर और बाकी सब के लिए, ताकि 2025 का टारगेट रखिए टीबी का वो अचीव कर पाए, या तो 2030 तक अचीव कर पाए। मेरी जहां तक अंदाजा है 2030 तक अचीव कर लेगी गवर्नमेंट, जिस हिसाब से टैरिफ कम की है वैक्सीन के ऊपर और जितने भी कैप्सूल्स होती है उनके ऊपर से। तो उसी चीज को यहाँ पे बहुत डिटेल में समझाया गया, आप देखिएगा। जो मैंने अभी आपको बताया कि जितनी भी नई टेक्नोलॉजी होती है, टैरिफ्स होती है, उस उन टेक्नोलॉजी के ऊपर से टैरिफ्स, और जितने भी दवा है वो सब उनके ऊपर से टैरिफ्स, और जो हाई यील्ड प्रोडक्ट्स है जिससे हमारा ग्रोथ हो सकता है उसके ऊपर से टैरिफ्स गवर्नमेंट ने कम करना चालू कर दिया। उसके बारे में बड़े अच्छे से नीचे डिटेल में बताया। चलिए, अभी लास्ट पॉइंट, डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल आया। फिर से इसको डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल में कितने स्लैब में टैक्स क्रिएट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 7 स्लैब है। 12 लाख तक की छूट दिया, मतलब आप डिडक्शन करा सकते हो 75,000 तक। 75,000 तक 12 लाख में, मतलब मेरे कहने का मतलब है टैक्स लिए, मतलब आप कहीं पे लोन भर रहे हो, आपने कोई घर लिया, लोन लिया, तो गवर्नमेंट इसको डिडक्ट कर देगी। अब आपने लोन तो लिया ही है, अब उसके अलावा आपने इंश्योरेंस लिया है, आपने पीएफ में इन्वेस्टमेंट किया, तो ये सब का अमाउंट आप दिखा के 75,000 रुपए तक अपना बचा सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी एनुअल इनकम 12 लाख तक है तो दोस्तों हमारा इस वीडियो में इतना ही था, और हमने आपको बहुत डिटेल प्रोवाइड किया। बस हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करते हुए जाना, और हो सके तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना, ताकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और नए नए लेके आ पाए। और दोस्तों हमारा आपके लिए हम ऐसी अलग अलग इनिशिएटिव, जैसे विजय बैच अभी हम रिसेंटली लॉन्च करने वाले, जिसमें हम अपने करंट अफेयर को और आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हिट करेंगे जो सीधा डायरेक्टली प्री में आएंगे। मेरी ये गारंटी है कि 100 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया तो 40% क्वेश्चन डायरेक्टली आपको वहीं से आएगा, क्योंकि हम पीवाईक्यू के बेस पे बनाएंगे वो चीजें। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कमिटमेंट है। आप टेलीग्राम को फॉलो करते रहिए, हम धीरे धीरे उसके अंदर कुछ ना कुछ तो आपके लिए देते रहेंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।